बच्चों कैसे आप लोग, ये आपका स्टील ड्राइंग का फर्स्ट लेक्चर है। ये आपका लेक्चर नंबर 1 है स्टील ड्राइंग का। स्टील ड्राइंग का लेक्चर नंबर 1 है आपका। जो टॉपिक आपका रहेगा फास्टनर रहेगा। फास्टनर्स क्या होते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखो अगर आप फास्टनर समझ गए तो आप जितनी भी आगे ड्राइंग आएगी स्टील ड्राइंग, उनमें कैसे रिवेट्स लगाने हैं, कैसे बोल्ट्स लगाने हैं, कितनी एज डिस्टेंस छोड़नी है, कितनी गेज डिस्टेंस छोड़नी है, कितनी एंड डिस्टेंस छोड़नी है, वो सारी चीजें आपकी कंफर्म होती चली जाएगी यहीं से। क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी है आपको फास्टनर्स पढ़ना। फास्टनर्स क्या होता है वो समझते हैं। सबसे पहले फास्टनर्स के बारे में समझते हैं। फास्टनर देखो, एक प्लेट है मेरी, ये एक स्टील प्लेट मेरी ये है, और एक स्टील प्लेट में ये ले रहा हूँ। एक स्टील प्लेट मेरी ये है और एक स्टील प्लेट में ये ले रहा हूँ। दो स्टील प्लेटों के बीच में मैंने क्या किया, होल किया। यहाँ पर मैंने डाया ऑफ होल एक ये किया, डाया ऑफ होल ये किया, और डाया ऑफ होल ये किया, और एक डाया ऑफ होल ये किया। और यहाँ पर इनमें मैंने डाया ऑफ होल में रिवेट या बोल्ट लगा दिए। एक बोल्ट या रिवेट मैंने इसमें लगाया, एक रिवेट या बोल्ट मैंने इसमें लगाया, और इसमें भी ऐसे लगाया, इसमें भी ऐसे लगाया। अब दोनों प्लेटों को जोड़ने के लिए जो हमने डाया ऑफ होल किया था, उनमें जो हमने रिवेट्स और बोल्ट लगाए हैं, उनमें हमने जो बोल्ट्स या रिवेट्स लगाए हैं, इन रिवेट्स और बोल्ट्स को ही हम फास्टनर्स बोलते हैं। ध्यान रहेगा अब आपके कि फास्टनर्स क्या होते हैं। जो दो प्लेटों को आपस में जोड़ने के लिए डाया ऑफ होल में रिवेट्स या बोल्ट्स लगाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, फास्टनर्स बोलते हैं। अब ये फास्टनर्स जो हम लगाते हैं किस कंडीशन में लगाते हैं, कितनी हमारी गेज डिस्टेंस हमको छोड़नी चाहिए, क्या गेज डिस्टेंस, कितनी हमको पिच छोड़नी चाहिए, क्या पिच, कितना हमको एंड डिस्टेंस छोड़ना चाहिए, एंड डिस्टेंस, और कितनी हमें एज डिस्टेंस छोड़नी चाहिए, एज, और कितना हमारा डाया ऑफ होल लेना चाहिए हमको कोई भी एक रिवेट या बोल्ट लगाने के लिए, फास्टनर्स लगाने के लिए, क्या लगाने के लिए, कोई भी फास्टनर्स लगाने के लिए डाया ऑफ होल कितना होता है। तो फर्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा डाया ऑफ होल, कि डाया ऑफ होल कोई भी फास्टनर्स लगाने के लिए कितना लिया जाता है, क्या कंडीशन होती है, और क्या क्या चीज हमें फॉलो करनी होती है वो समझते हैं। देखो यहां पर मैंने दो प्लेटों को जोड़ा है। एक प्लेट मेरी ये है, यहीं से हम थोड़ी थोड़ी चीज़ों को आपको लेकर चलेंगे, सिखाते हुए चलेंगे, जिससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। एक प्लेट मेरी ये है और एक प्लेट मेरी यहाँ पर है, एक प्लेट मेरी ये है। इन दोनों प्लेटों को जब मैंने जोड़ा तो मैंने इसमें कुछ ऐसे होल करके यहाँ पर रिवेट लगाए। एक रिवेट या बोल्ट, मैंने रिवेट बोल दूं मैं बोल्ट बोल दूं, बात एक ही समझना, यानी कि फास्टनर्स में लगा रहा हूँ। ऐसे मैंने इनमें फास्टनर्स मैंने ऐसे लगाए, और इन दोनों प्लेटों को मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। ठीक है, यानी कि एक प्लेट तो ये थी हमारी, जब हम अगर इसको ऐसे देखें तो एक प्लेट ये थी जिस पर ये लोड लगा हुआ है, इस साइड को लोड लग रहा है, इस पर इस साइड लोड लग रहा है, पी लोड, और ये हमारे क्या लगे हुए हैं, बोल्ट लगे हुए हैं, बोल्ट या रिवेट लगा रखे हैं, बोल्ट या रिवेट लगा रखे। देखो कोई भी बोल्ट या रिवेट लगाने के लिए सबसे पहले कोई भी आपको बोल्ट लगाना हो या कोई भी रिवेट लगाना हो तो उससे पहले आपको उस प्लेट में डाया ऑफ होल करना होगा। क्या करना होगा, डाया ऑफ होल, एक मिनट मैं दोबारा से बता देता हूं, डाया ऑफ होल करना होगा, यानी कि उस प्लेट में आपको होल करना होगा। तो ये होल कितना करते हैं उस रिवेट या उस बोल्ट के लिए, वो डिपेंड करता है आपके डाया ऑफ रिवेट पर, यानी कि रिवेट या इसके डाया पर डिपेंड करता है कि इनका डाया कितना है और कितना आप प्लस क्लियरेंस छोड़ोगे ये। तो इसका फॉर्मूला जो होता है डाया ऑफ होल का, वो होता है डाया ऑफ होल इक्वल टू डाया ऑफ बोल्ट प्लस क्लियरेंस, C फॉर क्लियरेंस। तो हमारा जो सबसे मेन पॉइंट रहेगा यहाँ पर पूरा घूम के क्लियरेंस पर रहेगा कि क्लियरेंस हम कितना देंगे। अब क्लियरेंस होता क्या है वो चीज देखते हैं हम पहले। क्लियरेंस होता क्या है, देखो क्लियरेंस क्या होता है, मेरी एक ये प्लेट है, मेरी यहाँ पर एक ये प्लेट है, ये मेरी एक यहाँ पर एक प्लेट है ये, ठीक है। अब इस प्लेट में मैंने क्या किया, होल किया बोल्ट लगाने के लिए। कोई बोल्ट में लगा रहा हूं इसमें, तो बोल्ट लगाने के लिए मैंने इस प्लेट में होल किया। अब होल किया तो मैंने ये होल किया। अब जो बोल्ट का डाया है वो थोड़ा सा कम है रहेगा इससे, तो वो जो बोल्ट आ रहा है या रिवेट आ रही है वो इतना है, जो बोल्ट आ रहा है या रिवेट आ रही है वो इतना है। तो ये आपका बोल्ट या रिवेट ये है, बोल्ट या रिवेट आपका ये है, ठीक है। और ये जो साइड में बच गया,
जो साइड में ये बचा है ये है क्लियरेंस, इस साइड का क्लियरेंस ये है, इस साइड का क्लियरेंस आपका ये है। तो ये जो बीच में स्पेस बचा है इसको बोलते हैं हम क्लियरेंस, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियरेंस बोलते हैं। अब ये क्लियरेंस कितना दिया जाता है वो सबसे मेन पॉइंट है। मेन पॉइंट क्या है कि ये क्लियरेंस हम कितना छोड़ते हैं, और वो हम कहाँ से देखते हैं, वो हम कहाँ से देखते हैं, स्टील टेबल का यूज करके, स्टील टेबल का यूज करके। ठीक है, अभी तो मैंने यहीं पर ही आपको लिख दिया है, नोट कर दिया है। देखो हमें क्या लेना है, यहाँ पर देखिए हमें लेना है क्लियरेंस फॉर होल, होल के लिए क्लियरेंस, फॉर फास्टनर्स, ठीक है, फास्टनर्स के लिए, यानी कि जो स्टैंडर्ड होता है हम उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड ही पूरी ड्राइंग में आपके यूज होगा। स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल, होल का स्टैंडर्ड क्लियरेंस कितना होगा, किसी भी होल के लिए स्टैंडर्ड क्लियरेंस क्या होगा, तो ये क्लियरेंस कितना होता है, जो मैंने यहां पर भी दिखाया ना, जो ये दिखाया है ये तो पूरा हो गया डाया ऑफ होल, और ये डी है आपका रिवेट्स का डाया, और जो ये साइड में है ये है आपका क्लियरेंस। अब ये कितना लिया जाता है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक हमने टेबल लिखी है, जो ये हमने टेबल ली है। अब यहाँ पर देखिए जो हमारी ये टेबल है, ये टेबल हमारी IS 800, ये टेबल जो हमारी है IS 800 2007 स्टील टेबल जब आप देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो ये है टेबल है, ये है आपकी क्लियरेंस फॉर फास्टनर्स, फास्टनर्स के लिए क्लियरेंस, किसी भी फास्टनर, फास्टनर्स मतलब बोल्ट, फास्टनर्स मतलब बोल्ट या रिवेट्स, बोल्ट्स या रिवेट्स, फास्टनर्स के लिए क्लियरेंस। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है डाया ऑफ होल, साइज ऑफ होल इज इक्वल टू नॉमिनल डाया ऑफ रिवेट या बोल्ट या फास्टनर्स प्लस क्लियरेंस। वैसे तो हम फास्टनर्स बोलेंगे, ये होता है। अब देखो इसमें यहां पर हमने सबसे पहले लिखा है सीरियल नंबर, ठीक है, ये है आपका नॉमिनल साइज ऑफ फास्टनर्स, किसमें, डाया में, जो भी फास्टनर्स है, जो भी फास्टनर्स है उसका डाया में है। अब आगे हमने लिखा है साइज ऑफ होल, साइज ऑफ होल, होल का साइज, होल का साइज का सूत्र होता है नॉमिनल डाया ऑफ फास्टनर, नॉमिनल डाया ऑफ फास्टनर डी प्लस क्लियरेंस, प्लस क्लियरेंस, और ये होती किसमें है, में, किसमें होता है, में। अब देखो, अब यहां पर समझिए नॉमिनल साइज ऑफ फास्टनर, फास्टनर का नॉमिनल साइज कितना है, अगर आपका फास्टनर्स जो यानी कि बोल्ट है उसका साइज है 12 से 14 mm, उसका साइज है 12 से 14 mm, तो डाया ऑफ होल कितना लेंगे, यानी कि मैं 12 mm का ले लूं, मैंने लिया 12 mm का रिवेट या बोल्ट का डाया, तो 12 mm मेरा इसका बोल्ट का डाया है, तो मेरा ये देखो स्टैंडर्ड क्लियरेंस ऑफ डाया विड्थ ऑफ स्लॉट कितना होना चाहिए, 1 mm होगा। अगर 12 से 14 mm आपका क्या है, 12 से 14 mm आपका डाया ऑफ फास्टनर है, तो आप 1 mm का क्लियरेंस छोड़ोगे, यानी कि आपका 13 mm का डाया ऑफ होल होगा, साइज ऑफ होल होगा। यदि आपका बोल्ट या रिवेट जो फास्टनर्स है उसका डाया 16 mm से 22 mm के बीच है, या 16 mm है या 22 mm है, मैं 20 mm ले लूँ, मैंने लिया 20 mm, मैंने लिया 20 mm, तो मैं क्लियरेंस कितना लूंगा, 2 mm का क्लियरेंस छोड़ूंगा, कितना, 2 mm का क्लियरेंस छोड़ूंगा, यानी कि 22 mm का मैं होल करूंगा। ऐसे ही यदि अगर मेरा 24 mm 24 mm का है मेरे पास फास्टनर्स का डाया, तो मैं क्लियरेंस कितना लूंगा, 24 + 2 = 26 mm, कितना, 26 mm, लार्जर देन, अगर ये बढ़ जाता है लार्जर देन 24 mm, यदि आपका डाया या फास्टनर्स का डाया आपका 24 mm से अधिक है, तो आप क्लियरेंस 3 mm लोगे, कितना लोगे, 3 mm। तो ये स्टील टेबल में ये पॉइंट आपको याद रखने हैं बहुत अच्छे तरीके से, कि अगर आपका डाया 12 से 14 mm है तो 1 mm का क्लियरेंस, यदि डाया आपका 16 से 22 mm है तो 2 mm का क्लियरेंस, यदि 24 mm है तो 2 mm का, और 24 mm से अधिक है तो 3 mm का क्लियरेंस छोड़ोगे, और यहां से आपका क्या निकल जाएगा, डाया ऑफ और होल, साइज ऑफ होल, यानी कि डाया ऑफ फास्टनर प्लस क्लियरेंस किसमें, mm में। तो ये आपका फॉर्मूला होता है यहाँ पर निकालने का, बहुत जगह पर निकालेंगे, अभी जब हम आपको आगे ड्राइंग बताते चलेंगे तो बहुत जगह इनका यूज होगा, वो चीजें सिखाएंगे। ये यहाँ तक सीखना था, ये आगे का जो पोर्शन है स्टील डिजाइन में हम आपको समझाएंगे। तो यहाँ तक ये हमारा क्लियर हुआ कि डाया ऑफ होल, किसी भी प्लेट में डाया ऑफ होल हम कितना करेंगे किसी फास्टनर्स के लिए, तो ये कंफर्म है यहाँ पर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर पिच डिस्टेंस, गेज डिस्टेंस और एज डिस्टेंस।
तो आइए थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो, तो मेरी एक प्लेट तो ये है, मेरी एक ये प्लेट है जिस पर पी लोड या स्ट्रेस लगी हुई है, और एक प्लेट ये है जिस पर पी लोड या स्ट्रेस लगी हुई है इस साइड में, इस पर इस साइड में लगी हुई है, इस पर इस साइड में। समझना बात को सही तरीके से। एक नीचे कवर प्लेट मेरी ये, एक कवर प्लेट मेरी ये है। अब इनको मैंने बोल्ट या रिवेट, फास्टनर्स बोल सकता हूं मैं, फास्टनर की हेल्प से मैंने इनको जोड़ दिया, फास्टनर्स की हेल्प से मैंने इनको ऐसे जोड़ दिया, ये फास्टनर्स है, इनकी हेल्प से मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है, तो मेरी एक प्लेट तो ये थी इस साइड में, समझना बात को, एक प्लेट मेरी ये है इधर, ठीक है, और दूसरी प्लेट मेरी ये है इस साइड, दूसरी प्लेट मेरी ये है इस साइड में, और इनके बीच में इनको मैंने कवर प्लेट से लगाई, एक कवर प्लेट इधर लगा रखी है, एक कवर प्लेट मैंने इधर लगा रखी है, और यहां पर मैंने क्या लगाए हुए हैं, आपके रिवेट्स, फास्टनर्स वो लगे हुए हैं, रिवेट्स या बोल्ट्स लगाए हुए फास्टनर्स, ये फास्टनर्स ऐसे लगाए हुए हैं। अब सबसे पहले हम समझते हैं गेज, कि गेज डिस्टेंस क्या होती है। हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक रहेगा गेज का, ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक किसका है, गेज का। तो हम पहले गेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, गेज, गेज होता क्या है, गेज डिस्टेंस दी कहां पर जाती है, और क्या हमें इसके लिए ध्यान रखना होता है कि ये गेज डिस्टेंस है। ठीक है, देखो मेरी एक प्लेट है ये, मैं आपको समझाना चाहता हूं, बहुत सिंपल वे में हम समझेंगे हर एक पॉइंट को। एक प्लेट मेरी ये है, और एक प्लेट है मेरी इस साइड में, एक प्लेट है मेरी इस साइड में, दो प्लेट ऐसे लगी हुई है, क्लियर है। इस पर लोड या स्ट्रेस P इधर लगी हुई है, इस पर लोड या स्ट्रेस P इधर लगी है, यानी कि ये प्लेट को इधर खींच रही है, ये प्लेट को इधर खींच रही है, ये जो स्ट्रेस लगी हुई है, और इनको हमने किया यहां पर होल, एक होल ये था, एक होल ये है, एक होल ये है, और एक होल ये है, क्लियर है। यानी कि हमने इनमें लगा दी फास्टनर्स, इनमें हमने फास्टनर्स लगा दिए। फास्टनर्स का मतलब क्या होता है, बोल्ट या रिवेट। अब देखो गेज क्या होता है, गेज डिस्टेंस हम कैसे देते हैं। गेज डिस्टेंस होती है जो आपका स्ट्रेस लग रहा है उस प्लेट पर, जो उस प्लेट पर स्ट्रेस लग रहा है, और दो एडजेसेंट रिवेट, ये दो एडजेसेंट रिवेट है, दो एडजेसेंट रिवेट, उनके बीच की दूरी, कैसी दूरी होनी चाहिए, उनके बीच की कैसी दूरी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, यानी कि स्ट्रेस के परपेंडिकुलर। जिस साइड में प्रतिबल लग रहा है, जिस साइड में स्ट्रेस लग रहा है, उस स्ट्रेस के परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स, उस स्ट्रेस के ट्रांसवर्स जो दो रिवेटों के बीच की डिस्टेंस होगी वो हमारी गेज डिस्टेंस होगी। समझे मेरी बात, मेरी बात यहां पर आप समझे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि जो स्ट्रेस मेरी लग रही है, जिस साइड में मेरी स्ट्रेस लग रही है, उस स्ट्रेस के परपेंडिकुलर, उस स्ट्रेस के परपेंडिकुलर दो एडजेसेंट, जो एडजेसेंट रिवेटों के बीच की डिस्टेंस, दो एडजेसेंट रिवेटों के बीच की ट्रांसवर्स डिस्टेंस, कैसी ट्रांसवर्स, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस गेज डिस्टेंस होगी। यानी कि जिस साइड में मेरी स्ट्रेस लग रही है, उस स्ट्रेस के परपेंडिकुलर एडजेसेंट रिवेटों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस बोलते हैं। यानी कि परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री पर, यानी कि ये इधर लग रहा है और इसके 90 डिग्री ये डिस्टेंस होगी, ये क्या होगी 90 डिग्री, तो वही उनके बीच की, रिवेटों के बीच की क्या होगी, हमारी गेज डिस्टेंस होगी। अब यहां पर अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो यहां पर लिखा भी है मैंने, यहां पर मैंने लिखा भी है, द स्पेसिंग बिटवीन एडजेसेंट पैरेलल लाइन ऑफ फास्टनर्स, यानी कि दो रिवेटों के बीच की ये क्या है, आपकी पैरेलल लाइन है, दो रिवेटों के बीच की एडजेसेंट रिवेट है, एक ये रिवेट एडजेसेंट रिवेट है, इन एडजेसेंट रिवेटों के बीच की पैरेलल लाइन है ये, ठीक है। फास्टनर्सों के बीच की पैरेलल लाइन है। आगे क्या बोला है, ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ लोड स्ट्रेस, लोड स्ट्रेस की डायरेक्शन के, लोड स्ट्रेस की डायरेक्शन के ट्रांसवर्स होनी चाहिए, ये पैरेलल लाइन ट्रांसवर्स होनी चाहिए, किसके, ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री पर, ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री पर, लोड की डायरेक्शन के 90 डिग्री पर जो एडजेसेंट रिवेट होगी,
जो एडजेसेंट फास्टनर्स होंगे उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही हमारी गेज डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये हमारा पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ गेज डिस्टेंस का। तो देखो हिंदी में देख लेते हैं हम। यहाँ पर लिखा है यह दो निकटतम रिवेटों के बीच की लंबवत दूरी है। दो रिवेटों के बीच, दो निकटतम, ये दो निकटतम रिवेट है, उनके बीच की लंबवत दूरी है। और कैसी होनी चाहिए? यह दूरी अवयव में उत्पन्न प्रतिबल की दिशा, यह दूरी अवयव में उत्पन्न प्रतिबल की दिशा के लंबवत ली जाती है। किसी में? प्रतिबल की दिशा, स्ट्रेस की, जो पी स्ट्रेस हमने लगाया है उसकी दिशा के लंबवत ली जाती है। यानी कि जो ये प्रतिबल लगाया है उसकी दिशा के लंबवत जो हमने ली है यही हमारी गेज डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा क्लियर गेज डिस्टेंस का। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। यहां पर हम देखेंगे गेज मिनिमम कितना होता है। ये हमारा स्टील टेबल में से लिया है हमने। गेज मिनिमम होता है हमारा 2.5 डी। डी क्या है आपका? फास्टनर्स का डाया। डी है यहां पर आपका डाया ऑफ फास्टनर्स, डाया ऑफ फास्टनर्स। फास्टनर्स मतलब आपका बोल्ट का या रिवेट का डाया। तो जी मिनिमम, गेज मिनिमम क्या था निकलेगा? 2.5 डी। और जी मैक्सिमम कैसे निकलेगा? गेज मैक्सिमम होता है हमारा 32 टी या 300 mm। गेज मैक्सिमम होता है 32 टी या 300 mm। टी यहां पर होता है, टी को हम टी मिनिमम भी बोल सकते हैं, टी को हम टी मिनिमम भी बोल सकते हैं। टी मिनिमम क्या होता है? टी मिनिमम होता है वेयर टी इज द थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। जो थिनर प्लेट होगी उस पूरे सेक्शन में, उस थिनर प्लेट की टी मिनिमम हम लेंगे। कैसे? वो देखते हैं। देखो ये मेरी प्लेट है, एक प्लेट मेरी ये लगी हुई है, माना ये प्लेट मेरी 10 mm की है, और ये बीच में प्लेट लगी हुई है, माना ये प्लेट मेरी 8 mm की है, और ये प्लेट मेरी है 12 mm की। 3 प्लेट लगी हुई है। वो तो इनमें सबसे मिनिमम प्लेट की थिकनेस कौन सी है? 8 mm। तो हम यहां पर कितना लेंगे? यहां पर हम 32 टी कितना लेंगे? टी लेंगे हम 8 mm का। यानी कि 32 × 8 इजकल टू कितना होगा? 8 दूनी 16 और 8 या 24 और 1 25, 256 mm। और दूसरा कितना है? 300 mm। तो इनके बीच में मिनिमम कौन सा है? 256 mm। ठीक है, तो यहाँ पर हम 256 mm लेंगे और यहाँ पर हम निकाल देंगे। जैसे डायोब्रो हमने लिया 20 mm, तो कितना हो जाएगा आपका? 25 दूनी 50, तो 50 mm की आ जाएगी आपकी मिनिमम। और इनके बीच की ही हम बीच में ले लेते हैं क्या? जो गेज डिस्टेंस होगी इनके बीच में, यानी कि 50 और 256, 50 और 256 के बीच की हमें गेज डिस्टेंस लेनी होती है। यानी कि देखो हमारा जी मिनिमम तो आया, मैं दिखा देता हूं जी मिनिमम, जी और जी मैक्सिमम। हमने जब 20 mm का डाया लिया तो मेरे पास कितना आया? यहां पर 50 mm। और ये मेरे पास कितना आया? हमें निकालना है। और ये मेरे पास कितना है? 256 mm। इनके बीच में जैसे मैं 140 mm ले लूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं गेज डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, 140 mm ले रहा हूँ। ये जब चीज़ें आगे चलेगी तो आगे सारी चीज़ें हम कंफर्म करते चलेंगे, आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पर आपने सीखा है कि गेज डिस्टेंस कैसे होती है। गेज डिस्टेंस मिनिमम कितनी लेते हैं? 2.5 डी। और जी मिनिमम, गेज मैक्सिमम हम कितनी लेते हैं? 32 टी या 300 mm, विच एवर इज लेस, जो इनमें कम होगी। अब देख लेते हैं पिच डिस्टेंस। पिच डिस्टेंस देख लेते हैं। पिच डिस्टेंस क्या है? देखो पिच डिस्टेंस समझते हैं हम, पिच डिस्टेंस समझते हैं। यहाँ पर आइए पिच डिस्टेंस को हम समझते हैं अच्छे तरीके से। ये मेरी एक प्लेट है ऐसे, और दूसरी प्लेट मेरी ये लगी हुई है ऐसे लगी हुई है। गेज डिस्टेंस तो आपको पता लग गई। ये मेरा पी लोड, पी स्ट्रेस इस साइड लगा हुआ है और पी स्ट्रेस मेरा इस साइड लगा हुआ है। अब इसके बीच में ये हमारी एक रिवेट ये है, एक रिवेट ये है, यानी कि फास्टनर्स, एक फास्टनर्स ये, एक फास्टनर्स ये। तो देखो पिच डिस्टेंस होती क्या है वो समझिए। पिच डिस्टेंस होती है जिस साइड में मेरी स्ट्रेस लग रही है, स्ट्रेस के पैरेलल, तो इसी साइड में मेरी दो रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होगी वो मेरी पिच डिस्टेंस है। यानी कि इस साइड में मेरा स्ट्रेस लग रहा है
तो इसी साइड की जो मेरी रिवेट्स है, जो मेरी रिवेट है, ठीक है, आपस में एक दूसरे के एडजेसेंट जो रिवेट है उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो मेरी पिच डिस्टेंस होगी। पिच डिस्टेंस क्या होगी? पिच। अब पिच डिस्टेंस मैंने क्या बताई? स्ट्रेस के पैरेलल, जिस साइड में स्ट्रेस लग रहा है, यानी कि स्ट्रेस इस साइड में लग रहा है, तो स्ट्रेस के पैरेलल दो रिवेटों के बीच की सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस को हम पिच डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच डिस्टेंस बोलते हैं। समझ गए पिच डिस्टेंस क्या होती है? यानी कि स्ट्रेस के पैरेलल। गेज डिस्टेंस क्या थी? स्ट्रेस के परपेंडिकुलर। ये स्ट्रेस इस साइड में लग रहा है, स्ट्रेस के परपेंडिकुलर गेज डिस्टेंस होती है, स्ट्रेस के पैरेलल हमारी पिच डिस्टेंस होती है। देखो यहां पर हमने लिखा भी है, क्या लिखा है? मे बी डिफाइन एज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोल्ट। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ बोल्ट मेजर्ड अलोंग द लेंथ ऑफ द मेंबर ऑफ द कनेक्शन। ठीक है, किसके अलोंग होनी चाहिए? जो हम यहां पर स्ट्रेस लगा रहे हैं। यानी कि अगर हम यहां पर भी देखें, एक कंडीशन दोबारा से एक बार और दिखा देते हैं। किसी रिवेट रेखा पर स्थित दो निकटतम रिवेटों के मध्य केंद्र से केंद्र के दूरी को पिच कहा जाता है। यह दूरी अवयव में उत्पन्न प्रतिबल, यह दूरी अवयव में उत्पन्न प्रतिबल की दिशा के समांतर होती है। किसकी? अवयव में उत्पन्न प्रतिबल की दिशा के समांतर। और अवयव में उत्पन्न प्रतिबल क्या है? ये अवयव में उत्पन्न प्रतिबल क्या है? ये अवयव में उत्पन्न प्रतिबल की दिशा। दिशा क्या है इसकी? ये तो दिशा के समांतर ही जो रिवेट होगी उनके बीच की जो दूरी होगी वो हमारी पिच डिस्टेंस कहलाती है। पिच डिस्टेंस कंफर्म हुई। अब पिच डिस्टेंस हम देख लेते हैं मिनिमम और मैक्सिमम। पिच मिनिमम, पिच मिनिमम जो हमारा गेज मिनिमम होता है वो होगा 2.5D। 2.5D हमारा क्या होता है? पिच मिनिमम होता है। पिच मिनिमम हमारा कितना होता है? 2.5D। और पिच मैक्सिमम हमारा कितना होता है? पिच मैक्सिमम। पिच मैक्सिमम देखो कंडीशन आ जाती है अगर टेंशन है, अगर मेंबर टेंशन में है, अगर आपका मेंबर टेंशन में है तो पिच मैक्सिमम होगा आपका 16T या 200 mm। 16T या 200 mm होगा। ये देखो पिच मैक्सिमम 16T या 200 mm विच अवर इज लेस, जो इनमें कम होगी वो लेंगे। यदि मैं आपका कंप्रेशन में है, कंप्रेशन में मेंबर है आपका, तो वहां पर आपका क्या होगा? 12T या 200 mm विच अवर इज लेस। टी आपको पता है उस प्लेट में जो मिनिमम होगा वो आपका टी होगा। ठीक है, तो कंप्रेशन में हम क्या लेते हैं? 12T या 200 mm। और टेंशन में क्या लेते हैं? 16T या 200 mm। जब मैं आपको ड्राइंग बताऊंगा ये सारी चीजें आपकी क्लियर होती चली जाएगी जो अभी आपको मैं समझा रहा हूं। तो इसलिए आपको समझना जरूरी है कि पिच डिस्टेंस कहां पर दिखाई जाती है, गेज डिस्टेंस कहां पर दिखाई जाती है, सारी चीजें। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं। अब हम यहां पर चलते हैं आपकी एज डिस्टेंस पर, एंड डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हम देखते हैं एंड डिस्टेंस क्या होती है। एंड डिस्टेंस, देखो एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। एंड डिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। ये मेरी एक प्लेट है, ये मेरी एक प्लेट ये है, और दूसरी प्लेट मेरी ये है इस साइड में। ये स्ट्रेस इस साइड लग रहा है। थोड़ा मैं नीचे बना देता हूँ, थोड़ा बड़ा करके आपको जो दिखाई दे, थोड़ा बड़ा करके दिखाई दे, ऐसा बना देता हूँ। एक प्लेट मेरी ये है, और भाई एक प्लेट मेरी ये है। इन दोनों प्लेटों को मैंने जोड़ दिया। देखो इसमें स्ट्रेस P इस साइड लगा हुआ है, इसमें स्ट्रेस, देखो स्ट्रेस का ही बहुत बड़ा खेल रहेगा आपका पूरे उसमें, ये लगा हुआ है। अब इनमें बोल्ट लगे हुए आपके, एक बोल्ट ये है, एक बोल्ट ये है, यानी कि फास्टनर्स। एक फास्टनर्स ये है, एक फास्टनर्स ये है। क्लियर है? अब देखो इस प्लेट का, यहां पर देखिए जो ये प्लेट है, ये इस प्लेट का एज है, इस वाली प्लेट का, यानी कि ये प्लेट नंबर 1 है मेरी, ये प्लेट नंबर 2 है मेरी। अब इस प्लेट का एज मतलब कॉर्नर ये है, और इस वाली प्लेट का, इस वाली प्लेट का एज, प्लेट नंबर 1 का एज ये है। ठीक है, तो देखो हम सबसे पहले बात करते हैं एंड डिस्टेंस की। एंड डिस्टेंस क्या होती है? जिस साइड में स्ट्रेस लग रही है, स्ट्रेस के पैरेलल,
स्ट्रेस के पैरेलल प्लेट के एज से लेकर रिवेट के सेंटर तक की डिस्टेंस को, क्या, प्लेट के एज से लेकर रिवेट के सेंटर तक की डिस्टेंस को एंड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड डिस्टेंस। ठीक है। अब इसी साइड में भी ऐसे, अब ये इधर स्ट्रेस लग रही है, अब प्लेट के एज से लेकर, अब ये स्ट्रेस के पैरेलल लगा रहा है, एंड डिस्टेंस होती है स्ट्रेस के पैरेलल, स्ट्रेस के पैरेलल, देखो स्ट्रेस के पैरेलल हो रहा है, ये स्ट्रेस इधर और एज डिस्टेंस भी इधर। अब इस प्लेट के कॉर्नर से लेकर रिवेट के सेंटर तक या होल के सेंटर तक की डिस्टेंस को एंड डिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड डिस्टेंस। समझ में आया? और स्ट्रेस के पैरेलल होनी चाहिए एंड डिस्टेंस, ये नहीं कि परपेंडिकुलर दिखाओ। एंड डिस्टेंस क्या होगी? प्लेट के कॉर्नर से लेकर रिवेट या होल, डाया ऑफ होल के सेंटर तक के बीच की डिस्टेंस को एंड डिस्टेंस बोलते हैं। और स्ट्रेस के पैरेलल होनी चाहिए, देखो यहां पर लिखा भी है मैंने, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ फास्टनर होल। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ ए फास्टनर होल टू द एज ऑफ एन एलिमेंट्स मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन, क्या, मेजर्ड पैरेलल टू द डायरेक्शन लोड ट्रांसफर, यानी कि जिस साइड में लोड ट्रांसफर हो रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए? पैरेलल डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही हम बात करते हैं अब यहां पर एज डिस्टेंस की। किसकी? एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस क्या होती है? एज डिस्टेंस होती है क्या? परपेंडिकुलर, यानी कि जो प्लेट का ये कॉर्नर है, एज है, ये प्लेट का एज है और स्ट्रेस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, राइट एंगल पर। तो यहाँ की जो रिवेट है, ये रिवेट है, तो इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस है, क्या, स्ट्रेस के परपेंडिकुलर, ये मेरी क्या होगी? एज डिस्टेंस होगी। एज डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेस के पैरेलल लगती है। कहां? प्लेट के कॉर्नर से लेकर रिवेट के या डाया ऑफ होल के सेंटर तक की डिस्टेंस को एज डिस्टेंस बोलते हैं। देखो लिखा भी है, द एज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के राइट एंगल पर होनी चाहिए, यानी कि यहां पर प्लेट का कॉर्नर और ये आपके डाया ऑफ होल का सेंटर और स्ट्रेस के परपेंडिकुलर, स्ट्रेस इस साइड में लग रही है, स्ट्रेस के परपेंडिकुलर, तो ये मेरी होगी एज डिस्टेंस। ठीक है, ये मेरी क्या होगी? एज डिस्टेंस, एडजेसेंट एज। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया, एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस। अब देख लेते हैं हम यहां पर एज मिनिमम और मैक्सिमम। अब यहां पर देख लेते हैं हम एज डिस्टेंस मिनिमम एंड मैक्सिमम। देखो दो चीजें होती है, एक तो हमारी ये प्लेट है, समझना, ये मेरी प्लेट है जिसमें मैंने होल कर दिया हैंड फ्लेम्ड से। ठीक है, यानी कि हैंड फ्लेम से मैंने इसमें होल किया। किससे किया मैंने? इसे हैंड फ्लेम, हैंड यानी कि हाथ की सहायता से फ्लेम्ड। अब एक मेरी ये रिवेट है, सॉरी एक ये मेरी प्लेट है, इसमें मैंने किया होल मशीन की हेल्प से, मशीन फ्लेम। तो ये है मेरा मशीन फ्लेम्ड, मशीन फ्लेम्ड। देखो जब मेरा मैं हैंड फ्लेम्ड की हेल्प से होल करूंगा प्लेट में, किसमें? प्लेट में। जब मैं हैंड फ्लेम्ड की हेल्प से क्या कर रहा हूं? मैं होल कर रहा हूं प्लेट में, तो मेरा वहां पर एज मिनिमम कितना होगा? 1.7 डाया ऑफ होल, 1.7 डाया ऑफ होल। और जब मैं मशीन फ्लेम की हेल्प से करूंगा इसमें होल, तो वहां पर मेरा एज मिनिमम होगा 1.5 डाया ऑफ होल, जो कि हम मोस्टली इसी को यूज करते हैं। किसको यूज करते हैं? 1.5 डाया ऑफ होल, यानी कि एज मिनिमम मेरा यहां से निकल जाता है। देखो हैंड फ्लेम की हेल्प से ई मिनिमम 1.7 इंटू DH और मशीन फ्लेम की हेल्प से ई मिनिमम इक्वल टू 1.5 DH। तो हम क्या लेते हैं? मोस्टली इसको यूज करते हैं। अब हम देख लेते हैं मैक्सिमम, एज डिस्टेंस मैक्सिमम, ई मैक्स जो होता है हमारा 12T एप्सिलम। अब एप्सिलम क्या होता है? एप्सिलम होता है √250 अपॉन FY। FY होती है आपकी यील्ड स्ट्रेस,
एफ वाई आपकी क्या होती है, यील्ड स्ट्रेस। यील्ड स्ट्रेस हम क्या लेते हैं 250। अब 250 से 250 आ जाएगा तो कितना बचेगा, ये 1 बचेगा। तो ई मैक्स में बोल सकता हूँ डायरेक्ट 12T बोल सकता हूँ। 12T, टी क्या होता है यहाँ पर, मिनिमम। मिनिमम मतलब उन प्लेट का सबसे मिनिमम डाया। तो ये होता है हमारा एज डिस्टेंस। अब हमने आज सीखा एज डिस्टेंस, एज डिस्टेंस कितनी कितनी हमें लेनी चाहिए, और एज डिस्टेंस, पिच डिस्टेंस और आपकी गेज डिस्टेंस, सारी चीज़ें सीखी। डाया ऑफ होल कितना लेना चाहिए ये। तो इस लेक्चर में हमने सारी चीज़ें ये कवर की, ठीक है। तो अब हम आपको मिलेंगे ड्राइंग के साथ। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे बीम टू बीम कनेक्शन। तो ये आपका था कंप्लीट लेक्चर नंबर 1। इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिए, सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर कवर हमने कर दी है। और आगे जैसे हम आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हुए लेकर चलेंगे ड्राइंग पर, वहाँ पर सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप कवर होती चली जाएगी। चलिए अब हम आपको मिलते हैं लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।